नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था, वैदिक काल के बारे में कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वैदिक काल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक ऋग्वैदिक काल है तथा दूसरा उत्तर वैदिक काल है। लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का जो 500 वर्ष का समय है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वो ऋग्वैदिक काल में आता है। और जो 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी तक का जो समय है, लगभग 400 वर्ष का, ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में आता है। ठीक है, यानी कि वैदिक काल और वैदिक काल के उत्तर में बाद में आने वाला जो कालखंड है या समय है, उसको उत्तर वैदिक काल बोला गया है। ठीक है, तो वैदिक काल के बेसिकली निर्माता मैंने आपको बताया था आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का जो समूह है, जो कि पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आर्यों की मूलतः भाषा संस्कृत हुआ करती थी, जो कि देवताओं की भाषा थी। इस वजह से ये स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे तथा आर्य भारत के मूल निवासियों को अनार्य बोला करते थे। अनार्य यानी कि जो आर्य नहीं है। ठीक है, आर्य का जो विपरीतार्थक शब्द है, या फिर कह सकते हैं कि विलोम शब्द है, वो अनार्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दक्षिण भारत का। जो आर्यीकरण किया था वो महर्षि अगस्त्य ऋषि ने किया था, मैंने आपको बताया था। और उत्तर भारत का आर्यीकरण जो किया था वो राजा विदेह के एक जो पुरोहित थे, गौतम राहुगढ़, उन्होंने किया था। तथा जब ये इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे थे, तो बिहार के पटना के पास में गंडक नदी तक पहुंच पाए थे, और वहां पे उनकी ज्योति बुझ गई थी, मैंने आपको पूरा बताया था। तो इस वजह से इन्होंने पटना की भूमि को अछूतों की भूमि कहा, तथा यहाँ का जो गंगा जल है उसको कहीं पर भी भगवान के कामों में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उस समय जो सबसे प्रिय पशु था वो गाय हुआ करती थी, जो समृद्धि का संकेत थी, तथा गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का जो मुख्य कार्य था वो गाय की खोज करना, यानी इसको गविष्ट बोला गया था। तथा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। वैदिक काल में जो समाज था वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है, जहाँ पे भारत के जो बेसिक कह सकते हैं जो मूल निवासी थे, वो 10 राजाओं ने मिलकर आर्यों के साथ में युद्ध किया था, और उन 10 राजाओं को आर्यों ने हरा दिया था। ठीक है, तो दशराज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्य तथा अनार्य के बीच की लड़ाई मैंने आपको बताई दिया। आर्यों का जो कबीला भरत था, ठीक है, इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण था वो कर्म के आधार पर हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब कुछ जन्म के आधार पर हो गया था। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ था, ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होता था। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणों का काम होता था शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम होता था राजपाट करना या लड़ाई दंगा करना, जो भी है, और वैश्यों का काम होता था बिजनेस वगैरह करना, और शूद्रों का काम होता था मतलब कि सेवा करना। ठीक है, अब बेसिकली वैदिक काल की कुछ नदियां हैं और उनका वर्तमान में कुछ और नाम है। तो उस संदर्भ में बात मैंने आपको की थी। झेलम नदी वर्तमान में झेलम नदी है, लेकिन वैदिक काल में इसको वितस्ता नदी बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे चाहे आप कैसे भी करें। व्यास नदी वर्तमान में व्यास नदी बोला गया है, किंतु वैदिक काल में इसका नाम विपाशा नदी हुआ करता था। वर्तमान में चिनाव नदी, लेकिन वैदिक काल में इसका नाम अस्किनी नदी था। सतलज नदी वर्तमान में इसका नाम सतलज नदी है, किंतु वैदिक काल में इसका नाम सतुद्री नदी होता था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ अन्य नदियां थी जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें मुख्य नदी आ जाती है आपकी रावी नदी। ठीक है, वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी नदी बोला गया था। और बात करते हैं अगर गंडक नदी, तो वर्तमान में तो गंडक नदी है, लेकिन वैदिक काल में इसको सदानीरा बोला गया। गंडक सदानीरा यानी कि सदा बहने वाली नदी। ठीक है, और बात करते हैं अगर सरस्वती नदी की, तो वर्तमान में इसको सरस्वती नदी बोला गया है, या मतलब ऋग्वेद में भी इसको सरस्वती नदी बोला गया है, लेकिन वर्तमान में इसको घग्गर नदी भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगर सिंधु नदी की, तो वर्तमान में इसको सिंधु नदी बोला गया है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसको सिंध नदी बोला गया था। यानी यहाँ पे सिंधु थी, यहाँ पे सिंध थी। ठीक है, और वैदिक काल वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा जो है वो सिंधु नदी की ही है, यानी सिंधु नदी उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, और वैदिक काल के जो मुख्य देवता थे, जिसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, और ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र की चर्चा है, या इंद्र को ही पुरंदर बोला गया है, या पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची यहाँ से सिद्ध होता है। ठीक है, और इंद्र जो है युद्ध तथा वर्षा के देवता माने गए थे। अग्नि अग्निदेव जो थे, इनकी लगभग 200 बार चर्चा है। वरुण वरुण वायु के देवता हैं। सोम जंगल के देवता हैं। मारुत तूफान के देवता हैं। रौद्र ये क्रोध वाले देवता हैं, इनको पशुओं का देवता भी बोला गया था। ठीक है, गविष्ट गविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए जो किया गया युद्ध होता था उसको गविष्ट बोला जाता था, मैंने आपको बताया था। सीता सीता का अर्थ होता था हल से जोती गई जमीन। ठीक है, उस जमीन को सीता भूमि बोला जाता था। ठीक है, बात करते हैं ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक समस्या थी या सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में। तो इस समय सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था वो राजा का हुआ करता था। वो तो वर्तमान तक चला आया। सबसे बड़ा जो पद है वो राजा का है, जिससे जनता चुना करती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने
से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर चर्चा करता था। और उस समय की जो प्रमुख समितियां थी वो बेसिकली 3 हुआ करती थी, जिसमें सभा, समिति तथा विधद विधय, ये 3 तरह की समितियां हुआ करती थी। ठीक है, तो बेसिकली बात कर लेते हैं अगर सभा की, तो यह निम्न साधारण लोगों का जो संगठन था उसको सभा बोला जाता था। जैसे जो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो 4 लोग बैठ के नहीं डिस्कशन करने लगते हैं गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे, तो वो जो सामान्य लोगों का संगठन है या आम लोगों के जो ग्रुप हुआ करता था, जब उस पर डिस्कशन करता था तो उसको सभा बोला गया था। ठीक है, वहीं बात करें अगर समिति की, तो ये उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, जिसकी वैदिक काल में 9 बार चर्चा हुई है। समिति उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग यानी कि जो पावरफुल लोग हुआ करते थे या जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे, तो उनका जो ग्रुप जहाँ पे बैठता है, जैसे वर्तमान में भी आप देखें तो एक सामान्य आम पब्लिक की एक ग्रुप होता है, या फिर कह सकते हैं आप कहते होंगे ना गांव में चर्चा चल रही है या सभा लगी हुई है, तो वो सामान्य लोगों का संगठन या साधारण लोगों का संगठन सभा, और जो पावरफुल लोगों का, जो पैसे वाले लोगों का संगठन हुआ करता था, जो उनकी सभा हुआ करती थी, उसको समिति बोला गया था। वहीं अगर बात करें विधय की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा लगभग 122 बार हुई थी। सभा तथा विधय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। ठीक है, बेसिकली बात क्या है, जो समिति है ये बेसिकली पावरफुल या पैसे वाले लोगों का संगठन हुआ करता था, तो इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। वहीं बात करें अगर सभा तथा विधय की, तो इसमें महिलाओं का प्रवेश मतलब महिलाओं को अलाउ किया गया था। ठीक है, बात करें अगर वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई गांव थी, वो भी वर्तमान में भी सबसे छोटी इकाई गांव ही है। ठीक है, और गांव के मालिक को उस समय ग्रामिक बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में गांव का जो मालिक होता था उसको चाहे ग्राम प्रधान आप बोल लें या फिर ग्रामीण गांव का जो मुखिया होता है वो बोला जाता है। ठीक है, तथा सबसे बड़ी इकाई जन होती थी तथा इसके मालिक को राजन बोला गया था। राजन यानी कि राजा, राजा का जो पर्यायवाची है वही राजन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी, और इसी जन से मॉड्यूल मतलब कि चेंज होके अपडेट होके बना था जनपद। ठीक है, तो जनपद का जो लीडर होता था उसको राजा बोला जाता था। वो उसी तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी। और वर्तमान में भी जनपद आपने देखा होगा, ग्राम जो आपके लोकल में जिला को जनपद बोला जाता है। ठीक है, तो वही जनपद का जो राजा है, वर्तमान में तो जनपद का राजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उस समय जो जन हुआ करता था, सबसे बड़ी इकाई होती थी, और उसका जो मालिक होता था उसको राजन बोला जाता था। ठीक है, अब बात करें अगर वैदिक काल में, तो वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, मैंने आपको बताया था, तथा ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी। और लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में एकदम भयंकर परिवर्तन आने लगा था। ठीक है, तथा धीरे धीरे जो ग्रामीण सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता से नहरी सभ्यता में परिवर्तित होने लगी थी, क्योंकि जब लोग डेवलप होंगे, औद्योगिकरण होगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने ग्रामीण जो कह सकते हैं कि सभ्यता है, ग्रामीण जो रख रखाव है, उनको छोड़ के थोड़ा नगरीय अपडेट होंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, सौंदर्यीकरण होने लगा, ठीक है, और औद्योगिकरण होने लगा, तो वो जो सभ्यता थी वो ग्रामीण से अपडेट होकर नगरीय सभ्यता बनने लगी थी। ठीक है, तथा जन का आकार बढ़ के, पहले जन हुआ करता था, वही और अपडेट हुआ और बड़ा हुआ, तो जन से बड़ा होकर जनपद बन गया था। ठीक है, और यही जनपद आगे चल के सॉरी यही जनपद आगे चल के महाजनपद का रूप ले लिया था, जो कि महाजनपद काल में मैं आपको बताऊंगा, जो कि बौद्ध साहित्य के अंग्योत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं महाजनपद काल का, जो सिंधु सभ्यता के बाद में दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, देखिए सबसे जो पहली सभ्यता थी, जो नगरीय सभ्यता थी, वो थी सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता के बाद में जो सबसे बड़ी सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी, वो थी महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद, और भारत के कुल 16 महाजनपद हुए, मैंने आपको बताया था। बौद्ध धर्म के जो अंग्योत्तर निकाय है, इसमें कुल 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध था, ठीक है, मगध जनपद था, वही आगे चलकर, और जिसने आगे चलकर यानी कि जो मगध महाजनपद था, उसी ने आगे चलकर बाकी 16 महाजनपदों पे अधिकार कर लिया, और उस समय राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में बना था अखंड भारत। ठीक है, अब बात करें वैदिक काल के जो टैक्सेशन सिस्टम था, यानी कि जो कर था उसको बलि बोला जाता था, और जबकि देखिए जो टैक्स सिस्टम था उसको बाली बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, बाली जो कि कान में पहनी जाती है, तो वैदिक काल में जो टैक्स था उसको बाली बोला जाता था, तथा उस समय जो देवताओं को खुश करने के लिए एक बलि दी जाती थी उसको बलि बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जो बलि थी वो देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, और जो टैक्स था उसको बाली बोला जाता था। इस समय घड़ा, मनका तथा मृदभांड बेसिकली 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, जिसमें घूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड तथा मिश्रित मृदभांड, बेसिकली 4 टाइप इसके बताए गए हैं, जिसमें धूसर, काला, लाल, मिश्रित।
ठीक है। काला लाल तो आपको वैसे ही याद रहेंगे, धूसर और मिश्रित ये दो एक्स्ट्रा थे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे प्रचलित जो मृदभांड था वो था धूसर मृदभांड, जिस पर चित्र बने होते थे, जिस कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। अब बात करें मिश्रित मृदभांड, ये लाल मृदभांड तथा काला मृदभांड दोनों का मिश्रण हुआ करता, बेसिकली ये उनका कलर हुआ करता था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अभी भी अगर आपके घर में घड़े वगैरह आते हैं तो एक बेसिकली लाल कलर के घड़े होते हैं, एक हल्के हल्के काले कलर के घड़े होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों का मिश्रण होता था, उसको मिश्रित हो जाता था, तथा जो धूसर होता था उन्हीं के ऊपर अगर चित्रकारी कर दी जाती थी तो उसको धूसर मृदभांड बोला जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली इस समय 3 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था, जिसमें बेसिकली 3 मुख्य यज्ञ थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ। 3 यज्ञों की चर्चा ऋग्वैदिक काल में की गई है। अश्वमेध यज्ञ आप सभी को पता है, जब राजा अपनी ख्याति प्राप्त कर लेता था तो मतलब कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था, और उस समय वो एक घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से जाता था उस क्षेत्र के राजा को या तो जिस जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अगर अन्यथा वो उस घोड़े को बांध लेता था और उसके बाद में मुख्य राजा के साथ में उसका युद्ध होता था, और फिर जो जीतता था वो उसके आगे चलता रहता था, ठीक है। तो कुल मिला के अश्वमेध यज्ञ, जिधर जिधर अश्व जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा उस अश्व के पीछे पीछे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, उसकी सेना होती थी, और फिर अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता है, कोई राजा किसी राज्य का, तो फिर वो पीछे से जो सेना आ रही उसके साथ में उसको युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन था। वहीं बात करते हैं अगर वाजपेयी यज्ञ की, तो ये भी शक्ति प्रदर्शन था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। ये बेसिकली जब राजा बनता था उसका मूड आ गया कि चलो आज हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपने मतलब ये अपने राज्य की सीमा में ही होता था, ठीक है। तो बेसिकली जो वाजपेयी यज्ञ था वो राजा का जो शक्ति प्रदर्शन था, जैसे कि वर्तमान में भी हमारे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो राजपथ होता है, राजपथ पे हमारी जो टैंक वगैरह है या आर्मी की झांकी वगैरह निकलती है, तो वो बेसिकली जो वाजपेयी यज्ञ होता था वो इसी तरीके का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति दर्शाई जाती है, अपनी पावर दर्शाई जाती है, तो ऐसा होता था वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। अब बात करते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ बेसिकली क्या होता है कि ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ में जैसे कि अगर मैं राजा बन रहा हूँ, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, तो उस समय जो यज्ञ होता था उसको राजसूय यज्ञ बोला जाता था, ठीक है। राजसूय, नीचे बड़े यू की मात्रा लगेगी इसमें, ठीक है। बात करें अगर उत्तर वैदिक काल में, यह अतिरंजी खेती से लोहे की खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा, अतिरंजी खेती से लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई थी। बेसिकली 3 यज्ञ मैंने आपको बता दिया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब मतलब अश्व पीछे जाता था, और ये भी एक तरीके का पावर को दिखाने की बात होती। वाजपेयी यज्ञ इसमें शक्ति प्रदर्शन होता था। राजसूय यज्ञ ये राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उस समय ये यज्ञ होता था, ठीक है। और बात करें अगर लोहे की खोज कहाँ से हुई थी, वो अतिरंजी खेती ये एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ से लोहे की खोज हुई थी, और इस कारण से जो बेसिकली अर्थव्यवस्था थी, पहले क्या था वो पशुपालन हुआ करता, तो अर्थव्यवस्था पशुपालन से हटके कृषि पर केंद्रित हो चुकी थी, ठीक है। वैदिक काल में बेसिकली 6 दर्शन दिए गए थे। सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि ने दिया था, व्याकरण दर्शन होगा ये शायद, गौतम ऋषि ने, न्याय दर्शन है ये, ठीक है। सांख्य दर्शन और ये है न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया था। योग दर्शन ये पतंजलि ऋषि ने दिया था। वैशेषिक दर्शन ये कणाद ऋषि ने दिया था। उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने दिया था, तथा पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ऋषि ने दिया था। बेसिकली ये 6 दर्शन है, जिनके कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है, तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने, योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने, उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने, तथा पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, ठीक है। तो गौतम ऋषि के जो बेसिकली मुख्य उपदेश है वो सांख्य दर्शन का एक तरीके से कह सकते हैं, उनकी सांख्य दर्शन को पढ़ के उन्होंने उसकी फोटोकॉपी मार दी और भक्तों को सुना दिया आपने, ठीक है। ये बेसिकली हो गए बेसिकली हमारे जो 6 दर्शन थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में कुछ बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो क्या है और समानताएं क्या थी। देखिए, सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक जो शासन हुआ करता था, या कह सकते हैं कि जो पहचान थी मात्र सत्तात्मक थी। वहीं अगर वैदिक साहित्य में तो ये पितृ सत्तात्मक हो चुकी थी, ठीक है। इसमें प्रमुख पशु बैल हुआ करता था सिंधु सभ्यता में, लेकिन वैदिक साहित्य में प्रमुख पशु गाय हो गई थी, ठीक है। इसमें नियोजन था, इसमें सामाजिक नियोजन, इसमें मतलब सिंधु सभ्यता में सब लोग वैसे रहते थे और मतलब एक तरीके से अपना अपना करके खाते थे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें सब एक समाज मिलके रहा करता था, ठीक है। सामाजिक रूप से लोग रहते थे।
बात करते हैं अगर सिंधु सभ्यता की, ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। युद्ध से क्यों परिचित नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे लोहे का ही आविष्कार नहीं हुआ था, तो युद्ध करते किससे? ये लाठी डंडे से, ठीक है। तो बेसिकली युद्ध करने की जरूरत भी नहीं आई थी, क्योंकि सब लोग आराम से शांति से रह रहे थे। लेकिन वैदिक साहित्य में ये होता कि गाय के लिए युद्ध हो जाता था, ठीक है, क्योंकि गाय को मारना जघन्य अपराध होता था और उसके लिए मृत्युदंड की सजा हो गई थी, ठीक है। और वैदिक साहित्य के समय आते आते मतलब कि राजाओं का वो हो चुका था, ठीक है, एक राजा हुआ करता था, वही डिसीजन वगैरह लेता था। और वैदिक साहित्य में कांसे की खोज हुई थी, सॉरी ऋग्वैदिक सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, तथा वैदिक साहित्य में लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कृषि तथा व्यापार दोनों मुख्य आधार थे, कृषि और व्यापार। लेकिन वैदिक साहित्य आते आते कृषि तथा पशुपालन मुख्य केंद्र बन चुके थे, ठीक है। यहाँ पे वैदिक साहित्य में लोगों ने व्यापार कम कर दिया था थोड़ा। वहीं बात करें अगर सिंधु सभ्यता की, तथा शिव तथा मातृ देवी की जो एक तरीके से पूजा होती थी, शिव तथा मातृ देवी को मुख्य आधार माना गया था उस समय। लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते इंद्र को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया था, इंद्र को महत्वपूर्ण देवता माना जाने लगा था, ठीक है। इंद्र की चर्चा लगभग 250 बार मैंने आपको बताई थी, अग्नि देवता की चर्चा 200 बार थी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन, कुछ कह सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। अब कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं A to Z सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैन धर्म के बाद में हम बताएंगे आपको बौद्ध धर्म के बाद में हम निकल चलते हैं महाजनपद काल की ओर। महाजनपद काल यानी वही लगभग जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, उनकी ओर निकल चलेंगे। और महाजनपद काल के बाद में हम बात करते हैं, हम आगे निकल चलेंगे। पहले तो महाजनपद होगा, उसके बाद में बेसिकली जो गुलाम वंश वगैरह है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल वंश के बाद में 1857 की क्रांति, और 57 की क्रांति के बाद में वर्तमान तक के राजनेता। इस तरीके से हम पूरा अपना विधिवत कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेसिकली प्रमुख धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव, वैष्णव, ये प्रमुख धर्म थे, जिसमें बेसिकली हमको सिर्फ ये पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है तथा बौद्ध धर्म पढ़ना है। बाकी कुछ 2-4 छोटे मोटे धर्म है जिसमें आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, लिंगायत है, शैव है, वैष्णव है, ये भी हम एक दिन में सारे निपटा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।